नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऐलान किया था कि राज्य में सफाई कर्मचारियों का जो मानदेय है अब बढ़कर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, जैसा कि हालिया विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वादा किया गया था। चंपावत के बनबसा में धामी ने कहा कि हमारे चुनावी वादे के अनुरूप हमने सरकार बनाने के बाद सफाई कर्मचारियों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय के बारे में एक आदेश जारी किया है। उन्हें अब 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। 5 जनवरी को धामी ने घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा 350 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। इसके साथ ही धामी ने सफाई कर्मियों की अन्य समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड स्वच्छकर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान ये घोषणा की। देखिए, बीच बीच में हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी लोगों के बीच में हमने पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम सभी का मानदेय पर प्रतिदिन का 500 रुपया करेंगे। और हमारी नई सरकार के गठन होते ही हमने इसका शासनादेश निकाल दिया है। अब सभी को 500 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मिलेगा। उत्तराखंड के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सौरभ बहुगुणा ने चीनी मिल में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और मिल में बन रही चीनी की क्वालिटी को चेक किया। वहीं गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अधिकारियों के साथ 4 दिन पहले ही एक समीक्षा बैठक की है। साथ ही बताया कि सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण के दौरान जो समस्याओं का पता चला है कि उन समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाएगा। साथ ही बताया कि सितारगंज के चीनी मिल में लगभग किसानों का 42 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। जल्द 1.5 माह के भीतर किसानों का बकाया भुगतान भी कर दिया जाएगा। बीते 2017 से बंद पड़ी सितारगंज सहकारी चीनी मिल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गन्ना विकास मंत्री स्वामी यतीशानंद व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर सितारगंज चीनी मिल का 29 नवंबर 2021 को शुभारंभ किया था। 2017 में उत्तराखंड सरकार ने चीनी मिल को लंबे समय से घाटे में चलता देखा। उत्तराखंड सरकार ने बंद कर दिया था, जिससे सितारगंज में विभिन्न किसान संगठनों ने आंदोलन किए थे और सितारगंज चीनी मिल को चलाने की मांग की थी। लेकिन 5 साल के समय बीतने के बाद सरकार ने एक बार फिर सितारगंज चीनी मिल को चलाने का निर्णय लिया और 29 नवंबर 2021 को सितारगंज चीनी मिल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चीनी मिल का विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया था। सितारगंज आज पहली बार आया हूँ मंत्री बनने के बाद, और मैं पूरे क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से जो आपने दूसरी बार अपने भाई बेटे को जिता के भेजा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझको एक मौका दिया उत्तराखंड की सेवा करने का। जिस प्रदेश की मेरे दादाजी ने, जिस प्रदेश की मेरे पिताजी ने सेवा करी थी, आज मुझे भी उसका सेवा करने का मौका मिला है कैबिनेट मंत्री के रूप में। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने तहे दिल से मुझे चुनाव लड़ाया, मेरे साथ संघर्ष किया, 5 साल सेवा करी क्षेत्र की, और उसका आशीर्वाद हम लोग को मिला। आज आया मंत्री बनने के बाद, और सबसे पहले मैं माननीय राजेश शुक्ला जी के क्षेत्र में किच्छा में जो चीनी मिल थी उसका हमने निरीक्षण किया। और उसके बाद मैं सितारगंज अपने क्षेत्र में आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आया था, और क्या समस्या है, क्या उसका समाधान निकलना है, उसके ऊपर चर्चा करी है। मैं आने से पहले 6 दिन पहले, हमने 4 दिन पहले एक समीक्षा बैठक ऑलरेडी ले चुके हैं सारे अधिकारियों के साथ। तो समस्या सारी पता है, बस आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आए थे कि कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो गया, कितना पेराई सत्र हो गया है, कितने चीनी के बन गए हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सब आज देख के जा रहे हैं और बहुत जल्द इन सबका समाधान किया जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि 4 दिन पहले मैंने एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ ली है, और टोटल में हमारे यहाँ 396 करोड़ का, और सिर्फ सितारगंज चीनी मिल की बात करें तो सिर्फ 42 करोड़ रुपये का भुगतान बचा हुआ है, जो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं सारे अधिकारियों को कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, मैं सिर्फ सितारगंज की बात नहीं कर रहा। खबर कोटद्वार से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ऋतु खंडूरी को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महिषी कर्ण की तपस्थली और देश को नाम देने वाले चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कर्णवाश्रम पहुंची। इस दौरान उन्होंने कर्णाश्रम
का जायजा लिया और कर्णाश्रम को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मानचित्र पर स्थापित करने का संकल्प लिया। साथ ही कोटद्वार विधानसभा की विधायक होने के तौर पर अपनी पहली विधायक निधि से कर्णाश्रम के सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष कर्णाश्रम विकास समिति द्वारा निर्मित पुस्तकालय एवं संग्रहालय का निरीक्षण किया। साथ ही समिति के सदस्यों से वार्ता कर कर्णाश्रम को विकसित किए जाने के संबंध में वार्ता की और समस्याओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पौराणिक धरोहर का जितना विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास की शुरुआत वो कर्णाश्रम से करना चाहते हैं और जिसके लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि से सीसीटीवी कैमरे देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कर्णाश्रम में आने वाले पर्यटकों के लिए यातायात की सुविधा का पूरा इंतजाम होगा। पर्याप्त सुविधा मिलने से पर्यटकों का रुझान इस तरफ और बढ़ेगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर का भी निरीक्षण किया। जी, आज मैं कोटद्वार पहुंची हूँ विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार। तो मन में इच्छा थी कण्व देखने की। कण्व नगरी के नाम से जाना जाता है कोटद्वार। तो मैं यहाँ पहुंची, राजा भरत की जन्मस्थली पे पहुंची और जो हमारे समिति के लोग हैं, कमांडर रावत, आभा डबराल जी, इनसे मिली। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन किन्हीं कारणों से इस टूरिस्ट स्पॉट को हम डेवलप नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी की भी जो स्वच्छ आइकॉनिक लिस्ट है उसमें भी ये शायद नंबर 30 पर है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो इस वक्त मैं आई थी देखने के लिए कि कर्णाश्रम की क्या स्थिति है और इसको हम मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर किस तरह ला सकते हैं। समिति के साथ मेरी अभी चर्चा हुई है और जल्द ही हम लोग इस पर काम करेंगे। और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी पौराणिक जगह है, इसको जल्द से जल्द हम। राज्य में कांग्रेस के गजब ही हाल दिखाई देने लगे हैं। दरअसल एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता एकजुट होकर जनता की आवाज उठाने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर पाई है। ऐसे में जनता की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी अब लोगों के बीच भी फेल साबित होती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस पर अलग ही तर्क दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं और जल्द ही नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी कर लिया जाएगा। ये थोड़ा सा पीरियड होता है, ये इन पीरियड्स का अर्थ ये थोड़ी है कि सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर गया। बिल्कुल कोलैप्स नहीं किया, सारे सिस्टम विधिवत तरीके से चल रहे हैं। कहीं उसके लिए कोई चिंतित पार्टी हमारा कैडर में भी कहीं कोई चिंता नहीं है। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो पूरी हो जाएगी। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है और प्रदर्शन कर रही है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज ब्लॉक स्तर पर उत्तराखंड कांग्रेस ने गांधी पार्क पर प्रदर्शन किया। बता दें कि सूबे में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस न बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रही है और सड़क से सदन तक महंगाई का मुद्दा लगातार उठा रही है। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जब जब इस देश के अंदर चुनाव होते हैं तब देश और प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनाएंगे तो हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे। लेकिन बड़े खेद का विषय है, उत्तराखंड राज्य के अंदर चुनाव समाप्त हुए कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। विगत 11 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। तो हालात बद से बदतर हैं। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक बात है हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। आज हालत ये है, गरीब आदमी बाजार में जा कर के ना दाल खरीद सकता, ना सब्जी खरीद सकता है,
ना खाने की कोई चीज़ खरीद सकता है। दूध महंगा, मक्खन महंगा, तेल महंगा, दालें महंगी, सब्जी महंगी और साथ साथ में रेता बजरी महंगा, ईंट महंगा, सरिया महंगा, सीमेंट महंगा। महंगाई आसमान छू रही है। ये सरकार एक हाथ से दे रही है, दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। इसके विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो जो है महंगाई के खिलाफ जो है संघर्ष करने का काम करें। तो आज हम धरने पर हैं। आगे हम महंगाई के खिलाफ ये महानगर कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सांकेतिक धरने का आज है और आज हम सांकेतिक धरने पर है, लेकिन आप निकट भविष्य में देखेंगे कि कांग्रेस सड़कों पर उतर करके महंगाई का विरोध करेगी। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने देहरादून में सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे भूमाफिया के खिलाफ सरकार से स्वतंत्र जांच आयोग बनाकर कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे न होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी गई है। यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया है कि देहरादून के रिंग रोड स्थित सरकारी जमीनों को नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया लगभग 350 बीघा सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कुंवर चंद्र बहादुर सिंह की जमीन है और कुंवर चंद्र बहादुर की कोई संतान नहीं थी। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये कुमारी पद्मा कुमारी है कौन, और इस तरीके के तमाम नए वारिसान जो है आए दिन खड़े होते रहते हैं। तो अगर पद्मा कुमारी थी भी तो भी 1975 का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती, और जो भी रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के और एक्ट के दोनों के अनुसार जो है वो लैंड जो है खुद ब खुद स्वतः ही शून्य हो जाएगी रजिस्ट्री, और वो ज़मीन वापस गवर्नमेंट में मर्ज हो जाएगी। तो जब ये एक्ट है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो फिर सरकार क्यों रुकी हुई है? सरकार की ये सारी जमीन 350 बीघा सरकार अपने हाथ से क्यों गंवा रही है? एक और आज की डेट में सरकारी संस्थानों के लिए, विभिन्न विकास की परियोजनाओं के लिए सरकार कह रही है कि हमारे पास जमीन नहीं है। दूसरी ओर प्राइम लोकेशन में आप 350 बीघा लैंड ऐसे छोड़ दे रहे हो। इसका मतलब आपके दिल में खोट है। आधी जमीन भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा रखी है, वहाँ पर 10-12 बीघा खुद कब्जा ली। तो जब भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार की राजनीतिक पार्टी। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने आज एक प्रेस वार्ता कर कहा कि 2012 से उनकी सरकार द्वारा पानी, सीवेज, ड्रेनेज सहित पर्यटक जैसी जनकल्याणकारी योजना अल्मोड़ा विधानसभा के लिए लाई गई थी। पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार द्वारा उन कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि वो अल्मोड़ा विधानसभा के लिए पूरी लड़ाई के साथ काम करेंगे, और यदि सरकार द्वारा उनके विधानसभा के कार्यों में सहयोग नहीं किया गया तो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी और अपने विधानसभा के विकास को आगे ले जाने की प्राथमिकता रहेगी। देखिए, अल्मोड़ा विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, और जिन कामों को हम पिछली बार 2012 से 2017 में स्वीकृत कर गए थे, जिस निर्माण कार्य को हम प्रारंभ कर गए थे, और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो काम वहीं के वहीं पर रह गए। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले पुराने कामों को तीव्र गति से प्रारंभ करके उनके निर्माण कार्य को पूर्ण करके संचालित किया जाए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अल्मोड़ा शहर के काम हैं, चाहे वो हेरिटेज सिटी के रूप में हो, चाहे हमारे सिटी बस के रूप में हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, जो हमारा पानी का सही यहाँ से बहाव नहीं हो पाता है, और इसके अलावा सीवरेज जो बहुत बड़ी समस्या है, और पेयजल, इन सारी चीज़ों को लेके सरकार से पूरी अनुरोध भी करेंगे, ज्ञापनों के माध्यम से भी, मिलकर भी शिष्टाचार, और उसके साथ अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो जो एक प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, हम सदन के अंदर प्रश्नों के मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 करोड़ रुपए लगाने जा रहा है। पर्यटन सीजन शुरू होने के कुछ समय इसमें बचा हुआ है। ऐसे में मुख्य सचिव उत्तराखंड SS संधू द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को मसूरी के सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जल निगम को माल रोड मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत किए गए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि मुख्य सचिव SS संधू की अध्यक्षता में हाल में हुई बैठक के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 2 किलोमीटर की माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है।
इसके तहत मसूरी माल रोड को सुंदर बनाए जाने को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। मसूरी में पूर्व में लगे एंटिक खोल, हवाघर, वॉल पेंटिंग आदि को सुंदर बनाए जाने को लेकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड एक पर्यटक के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और माल रोड पर पैदल घूमना लोग पसंद करते हैं। इसी को लेकर माल रोड को सुंदर और सभी सुविधाओं से लैस बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मसूरी में अप्रैल के अंत तक पर्यटन सीजन शुरू हो जाएगा और ऐसे में मसूरी के सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों ने कार्य शुरू कर दिया है। पर्यटक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और मसूरी का सौंदर्यीकरण उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कल मीटिंग में भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे लाइब्रेरी चौक से लेकर झूला घर तक और झूला घर से पिक्चर पैलेस तक तमाम डाउन साइड में और अप साइड में, अप हिल साइड में जो भी म्यूरल्स हैं, गजीबो हैं, रेलिंग्स हैं या हमारे जो विक्टोरियन पोल्स हैं उस पर किसी प्रकार की कोई चीज़ लटकी हुई है या उसका रेलिंग टूट गया है या हमारे म्यूरल्स ख़राब हो गए हैं तो उनका सौंदर्यीकरण किया जाना है। और रोड में आपने वही बताया कि जो खुदाई हुई है उसके लिए भी जल संस्थान के चीफ इंजीनियर को उन्होंने तत्काल सही करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग तत्काल इसका एक कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के भीतर या 2 सप्ताह के भीतर हम कार्य शुरू करने वाले हैं और मसूरी की भव्यता को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत ढंग से मसूरी को सजाया जाएगा। जैसे ही त्योहारी सीजन आने लगता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ताजा मामला हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र गाजीवाला का है, जहां पर नवरात्रों में फलहार माने जाने वाले कुट्टू के आटा खाने से अब तक 80 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फिलहाल सभी लोग हरिद्वार के विभिन्न हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कई हरिद्वार जिला हॉस्पिटल में तो कई कांगड़ी के पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों ने कल यानी नवरात्र के पहले दिन का व्रत खोलने के लिए कुट्टू के आटे का सेवन किया था। हरिद्वार के श्यामपुर कंगड़ी स्थित गुप्ता की दुकान के पास से ये आटा लिया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। कल रात से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए सभी ने कुट्टू का आटा खाया था। अभी भी लगातार मरीज अस्पताल जा रहे हैं। अब तक ये संख्या 80 तक पहुंच गई है। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने देर रात कुट्टू के आटे के खाने से हुए फूड पॉइजनिंग के पेशेंट के हालचाल जानने जिलाधिकारी हॉस्पिटल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पेशेंट से बात की और सीएमओ के स्टैंड बाय पर हॉस्पिटल रखने पर कहा। उन्होंने कहा कि हमने जिला हॉस्पिटल और जिला मेला हॉस्पिटल में भी पेट उनको रेफर करना शुरू कर दिया है। कोई भी पेशेंट अब तक क्रिटिकल नहीं है। भाष पर सुबह ही अवगत कराया कि कल नवरात्र का चूँकि पहला दिन था और लोगों ने कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ या जो भी उनके होते हैं फूड्स उसको खाया था। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई तो तत्काल उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया और अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं। कोई भी क्रिटिकल नहीं है और सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी चेकिंग कर रही, कोई सीरियस नहीं है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिल अहमद जुड़ चुके हैं। अखिल, जिस तरीके से कुट्टू का आटा खाने से 80 लोग बीमार हो गए हैं और क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये त्योहार का सीजन आता है जो मिलावटखोर है वो सक्रिय हो जाता है और ये हर बार की बात है। जैसे कि त्यौहार पर नवरात्र पर कुट्टू का आटे का सेवन किया जाता है, ये फूड पॉइजनिंग होती है, लेकिन जब घटना हो जाती है उसके बाद ही जिम्मेदार विभाग जागता है। ये घटना कल देखने को मिली। जैसे नवरात्र वर्ष खोला था तो जो वर्ष थी तो उनको दिक्कत हुई, फूड पॉइजनिंग हुई, अस्पताल में भर्ती करा गया
तो अब जो सूचना आ रही है वो करीब 125 जो है बीमार हैं जो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रशासन भी सक्रिय हो गया और जगह जगह छापेमारी कर रहा है और जो कुट्टू के आटे के जो सैंपल जहाँ से जिन्होंने खरीदा कुट्टू का आटा उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के डॉक्टर धन सिंह रावत भी जो कुट्टू का आटे मरीज जो थे उनको देखने, उनका हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल में पहुंचे, उनका हालचाल जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिल, हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर हरिद्वार के मंगलौर से है, जहां गर्मी की शुरुआत दौरे से पहले ही बिजली कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने लगी है। खासकर किसानों को गन्ने की बुआई से भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे तक विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान ग्रामीण और किसानों ने जल्द विद्युत सप्लाई ठीक किए जाने की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस के विद्युत विभाग पर ग्रामीणों का शोषण किए जाने का आरोप लगा रही है। किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत सप्लाई न मिलने से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। देहात क्षेत्रों में अधिकतर बिजली कटौती की जा रही है। वहीं विद्युत विभाग के SDO अध्यक्ष कपिल ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में ही इस समय बिजली का संकट है। अधिक लोड पड़ने के कारण रोस्टिंग की जा रही है, जो बिजली का लोड अप्रैल माह तक के अंत में पड़ना शुरू होगा। 10 फरवरी के बाद से और आज तक इस क्षेत्र में गांव में रात के टाइम का जो खाना है जी, वो रोशनी में नहीं खा के देखा लोगों ने। ये हालत इस प्रदेश की इस सरकार ने कर दी है। गर्मी की वजह से, लाइट ना आने की वजह से इतनी रोस्टिंग है, ये बेच रहे हैं खुलेआम। उद्योगपतियों को जो है लाइट बेची जा रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनकी कटौती हो रही है। सिंचाई का टाइम चल रहा है, राजभोग की स्थिति ये है, कोई आ नहीं रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, फसलों में जो पानी देना है उसकी पूर्ति हो नहीं रही है। और जब किसान खेत से काम करके घर जाता है तो वो इतना नहीं कि आराम भी कर ले, वो पंखा तक नहीं चला सकता है, मच्छर उसको काट रहे हैं। इस अंधी बहरी सरकार ने और महंगाई बढ़ाने पे रोज लगे हुए हैं। तो यहाँ भाई दिन में चांद न रात को जंगल में रहे, घर में जाकर आराम नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं मिलती, अंधेरे में खाना खाना पड़ा, परेशानी हो रही, ना सिंचाई पूर्ति हो रही। रजूंगा रजवाया बांधा ऊँगा भाई, ट्वेल्व लाइट नहीं आ रही तो ट्वेल्व नहीं चल रही, परेशानी ही परेशानी है। इसमें सर जो गर्मी हमारी अप्रैल में आती थी वो इस बार थोड़ा पहले मार्च से ही शुरू हो गई है गर्मी। और गर्मी के बढ़ने के कारण जो स्थिति अप्रैल में बनती थी वो मार्च में क्रिएट हो गई है। और इस वजह से सिर्फ मंगलौर में ही नहीं, मतलब ग्रामीण में भी, उद्योगों में भी, सब में जो हमारा रोस्टिंग का कोड आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें रोस्टिंग करनी पड़ रही है। पीक आवर्स में ज़्यादा महसूस होता है उपभोक्ताओं को, क्योंकि सुबह और शाम को सभी लोग घर पहुंचते हैं, खाना खाने का टाइम होता है और पीक में क्या होता है, लोड भी सबसे मैक्सिमम जाता है और ऊपर से भी जो रोस्टिंग है पीक में ही कराई जाती है। तो हमारी पीक आवर्स में रोस्टिंग ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से ये ज़्यादा महसूस हो रहा है कि इस समय जो है ज़्यादा कटौती की जा रही है। मेरी सभी उपभोक्ताओं से विनम्र निवेदन यह है कि जो सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 तक छूट थी, जिसमें सरचार्ज वेबल स्कीम के अंदर सारा ब्याज माफ़ है, तो अब 3 दिन बचते हैं। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और अपना ब्याज को माफ़ करते हुए जो बचा हुआ बिल है उसको जमा करके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रही बाघों समेत अन्य वन्यजीवों की संख्या को देखते हुए नेपाल सरकार ने भी कॉर्बेट में सुझाव साझा करने की मांग की है। इसके अंतर्गत शनिवार को कॉर्बेट के अधिकारियों और नेपाल से कई 7 सदस्यों की टीम के बीच वन और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कॉर्बेट के अधिकारियों ने नेपाल को कॉर्बेट की जैव विविधता, पर्यावरण और वन्यजीव सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों को साझा किया। वहीं नेपाल से आई 7 सदस्यों की टीम कॉर्बेट के बाद यूपी के टाइगर रिजर्व से भी सुझाव लेगी। आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सीमा नेपाल से सटी हुई है। कॉर्बेट में वन्य जीवों की सुरक्षा कड़ी होने से तस्कर कॉर्बेट के जंगलों में आसानी से घुसपैठ नहीं कर पाते, लेकिन नेपाल की सुरक्षा उतनी कड़ी नहीं होने से तस्कर नेपाल के जंगलों के रास्ते कॉर्बेट के
जंगलों में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत के सुरक्षा को लेकर कई सुझाव और जानकारी लेने के बाद नेपाल सरकार भी अपने जंगलों की पैरवी कड़ी कर सकेगी। इससे तस्करों का जंगलों में घुसपैठ करना आसान नहीं होगा। वहीं कॉर्बेट के उप निदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि नेपाल सरकार ने भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई सुझाव मांगे हैं। जिस क्रम में कॉर्बेट प्रशासन ने नेपाल पार्लियामेंट से आई 7 सदस्यों की टीम को टाइगर सेल दिखाने, गश्त के तरीके और बाघों का घनत्व बढ़ाने व वनों के संरक्षण को लेकर कई सुझाव दिए हैं। वहीं नेपाल से भारत आए नेपाल पार्लियामेंट के सदस्य महेश जोशी ने कहा कि भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट देश विदेश में जाना जाता है। इसे देखते हुए नेपाल सरकार ने भी अपने जंगलों की सुरक्षा कड़ी करने का फैसला लिया है, जिसके लिए भारत के 3 टाइगर रिजर्वों से सुझाव लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। ये सीमा क्षेत्र में आपस में वन्य जंतुओं का संरक्षण कैसे करें, ये मिलके करने के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक आपस में कम्युनिटियों का भी सौहार्दपूर्ण आना जाना है और आपस में संबंध बढ़ा के वन्य जंतुओं को कैसे बचाया जाए, इस विषय में गौर करने के लिए और इस विषय में नीति बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए संयुक्त प्रयास के लिए ये आज का हमारा दौरा है। देखिए, ये नेपाल से पार्लियामेंटेरियंस जो उनके पार्लियामेंट के सदस्य हैं 7 लोग हैं और उनके अधिकारी हैं 2। इनका एक भ्रमण कर रहा है दल, जो कि नेपाल के और भारत के जो एक जैसे क्षेत्र हैं, मिले हुए एरिया हैं, तराई आर्क लैंडस्केप जिसे बोला जाता है, तो उसमें एक जैसे ही वन्यजीव पाए जाते हैं और लगभग वन भी एक प्रकार के हैं। तो यहाँ भारतवर्ष में जो वन्यजीव प्रबंधन है, जिसमें कि उनका हैबिटेट डेवलपमेंट है और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है, जो कि सोसाइटी के सहयोग से किया जाता है, जिसे EDCs वगैरह बनी जो उसके लिए बनाई गई हैं, और साथ में इको टूरिज़्म जो है, सस्टेनेबल इको टूरिज़्म, जिसमें कि वन्य जीवों को देखा जा सकता है बिना उनको नुकसान पहुंचाए, अवेयरनेस उनके प्रति जागृत होती है। इस सब का अध्ययन करने के लिए आप लोग यहाँ भ्रमण पर हैं भारत में, और आज आप यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आए हैं, तो आप लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में जो हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट के इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन अभी दिया गया है, और इसके बाद आपको टाइगर सेल, जिसमें कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो फिलहाल अपन उत्तराखंड में बस उतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।